परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद पांडे और हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी के पीवाईक्यू को लेकर के, और पीवाईक्यू के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस को साथ साथ डिस्कस करते हैं। सो बिना देर की शुरू करेंगे सेशन। आज के आज का जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर नंबर 6 है, यानी इसके पहले 5 जो वीडियो है या 5 जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, और बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन उन वीडियो के माध्यम से किया गया है। सो हम बात करेंगे एपिसोड 6 यानी कि लेक्चर 6, और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका करेंट अफेयर बेस्ड होगा, यानी कि जो है करंट अफेयर से संबंधित है ये। और ये आपका सवाल है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपका ये सीधा सवाल है एनपीसीआई से। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत के बाहर पहली बार यूपीआई की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए अभी पूछा जा रहा है कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ अभी हाल ही में एमओयू साइन किया है। तो दरअसल क्या है कि भारत के जो है साथ कई सारे देशों का हालांकि समझौता हो चुका है, लेकिन अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता हुआ है जहां की कंट्री ने, जिस देश ने उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने का प्लान कर लिया है और उसको ग्रॉस लेवल पर, यानी कि उसको नेशन लेवल पर उसको क्या किया जाने वाला है, इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। तो ऑप्शन है आपका फ्रांस, रोमानिया, नामीबिया एंड आपका ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर कर सकते हैं, अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उसके बावजूद भी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा इसका नामीबिया, यानी हाल ही में नामीबिया का जो केंद्रीय बैंक है, इस केंद्रीय बैंक के साथ अभी जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत नामीबिया में जो है यूपीआई पेमेंट के विस्तार के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक के साथ जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में साइन किया है। सो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ये रिसेंट का ही हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है, तो इस प्रश्न को इंक्लूड करना थोड़ा बेहद ज़रूरी भी था और इम्पॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम बात करें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके संदर्भ में और क्या क्या खबरें हैं जो हमें जानना आवश्यक हो सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जो है इंटरनेशनल जो डिवीज़न है इसके अंतर्गत नामीबिया के लिए यूपीआई की तरह ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए मदद करने की घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। यानी इसका जो है आपका इंटरनेशनल जो डिवीजन है एनपीसीआई का, उसी के माध्यम से नामीबिया के सेंट्रल बैंक के साथ ये एग्रीमेंट हाल ही फिलहाल में किया गया है। और ये पेमेंट जो है, जैसे भारत में यूपीआई बेस्ड पर जो पेमेंट सिस्टम होता है, क्यूआर कोड आधारित या मोबाइल नंबर बेस्ड जो आपका पेमेंट सिस्टम होता है, यूनिवर्सल तरीके से इसको एनहांस करने के लिए जो है नामीबिया की सरकार ने इसको अभी हाल ही में एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। ये समझौता अभी रिसेंटली हुआ है, जैसे कि 2 मई 2024 को ही ये समझौता हुआ है, और ये जो है बैंक ऑफ नामीबिया जो वहाँ का एक सेंट्रल बैंक है, उसी के साथ ये जो है समझौता अभी हाल ही में किया गया है। ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य होगा वह अफ्रीकी जो है देश हैं उनमें डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ाना होगा, और रियल टाइम में पर्सन टू पर्सन यानी P2P, और इसके अलावा मर्चेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन P2M को जो है सपोर्ट करना होगा। P2M ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। पर्सन टू पर्सन का मतलब अगर मैं पर्सन A हूं और आप पर्सन B हैं तो हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसका भी विस्तार करना होगा। एंड पर्सन टू मर्चेंट का मतलब जो व्यापारी होगा, यानी कि जो रिटेलर्स होगा, उसके माध्यम से या उसके और हमारे बीच में जो पेमेंट का दायरा होगा या पेमेंट का जो कंसेप्ट होगा उसका भी क्या करना होगा? विस्तार करना होगा। तो ये जो है इस न्यूज से संबंधित कहानी रही। बात करें अगर हम लोग एनपीसीआई के बारे में, तो एनपीआई से हमारे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बनते रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2008 में, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और वर्तमान में अजय कुमार चौधरी जो है इसके जो है चेयरमैन हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कई बार इन प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वह किन क्षेत्रों को रेगुलेट करता है, उसका जो है उसका वर्किंग एरिया क्या है, उसका फंक्शन एरिया क्या है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट जो सिस्टम्स होते हैं उनको एनपीसीआई द्वारा गवर्न किया जाता है पूरी तरीके से। इसके अलावा भारत बिल पेमेंट जो सिस्टम है, इसे भी एनपीसीआई ही देखता है। इसके अलावा भीम जो एप्लीकेशन है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS जो है, CTS का जो है सीधा मतलब होता है फिजिकल जो चेक के मोमेंट्स हैं उनको कम करने के लिए CTS को इंट्रोड्यूस किया गया था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा। सो इसे भी एनपीसीआई ही देखता है।
हाल ही में डिजिटल रुपीस को बहुत तेजी से एक्सपेंशन करने की योजना सरकार के द्वारा आरबीआई के द्वारा बनाई जा रही है। तो डिजिटल रुपी को भी जो है एनपीसीआई ही पूरी तरीके से रेगुलेट कर रहा है। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, जिसे हम NACH यानी नैच के नाम से जानते हैं, इसे भी एनपीसीआई रेगुलेट करता है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NUUP सर्विसेज, रुपे कार्ड्स, है ना, भारत क्यूआर, यूपीआई लाइट भी हाल ही में जो है लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। तो ये जितने भी पेमेंट रेगुलेशन वाले टर्म हैं, इन सभी जो है टर्म्स को गवर्न करने का काम जो है भारत में वो सिर्फ और सिर्फ किसको है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो आई थिंक सो इस खबर से आपको पूरी कहानी क्लियर हो गया होगा। यानी इस खबर को हम लोग कवर कर रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। हाल ही में जो नामीबिया के सेंट्रल बैंक के साथ समझौता हुआ है, नामीबिया के साथ जो समझौता हुआ है, वहाँ पर यूपीआई के पेमेंट्स को जो है इन्हांस करने के लिए, यूपीआई के पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि क्विक और इंस्टेंट पेमेंट को जो है डेवलप करने के लिए इस जो है योजना को हाल ही में वहाँ के सेंट्रल बैंक ने जो है क्या किया है, कंप्लीट किया है भारत के एनपीसीआई के साथ। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज का ये दूसरा सवाल है ये, और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस देश ने हाल ही में जिग नामक एक मुद्रा लॉन्च की है? तो ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, इजराइल या मलेशिया। तो जिग नामक हाल ही में मुद्रा लॉन्च करने का काम जिस देश के द्वारा किया गया है, दैट इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने जो है हाल ही में जिग नामक एक हाल ही में अपनी नई करेंसी क्या की है, लॉन्च की है। जिम्बाब्वे के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये जो है कुछ सालों से लगातार जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन लगातार बनी हुई हैं, और इनके देश में यानी कि जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये तो अभी हाल ही में एक नई करेंसी अडॉप्ट की गई है, लेकिन इसके अलावा लगभग 5 से 6 करेंसीज ऐसी हैं जो आज भी वहाँ पर लीगल टेंडर हैं। यानी कि अपने देश में जिम्बाब्वे में जो करेंसी चल रही है, जिम्बाब्वियन सरकार के द्वारा जो करेंसी इशू की जाती है, उन करेंसियों पर कम विश्वास है वहाँ पे लोगों का, और बाहरी करेंसियों का या इंटरनेशनल करेंसीज पर विश्वास जो है आज भी लोगों का ज़्यादा है। इस तरह से कई सारे पड़ोसी मुल्कों के भी जो है करेंसीज वहाँ पर लीगल टेंडर हैं। वहाँ की करेंसी को तो लीगल टेंडर जो है वह घोषित ही किया गया है। तो हाल ही में एक लीगल टेंडर के रूप में जिग नामक एक मुद्रा को लॉन्च किया गया है। ये एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जिम्बाब्वे होगा। ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा ये आपका जिग करेंसी है, जिसको हाल ही में भी इशू किया गया है, और ये जो है अप्रैल 2024 में ही जो है एक नई करेंसी को क्या किया, प्रचलन में लाया गया है। और जो पुरानी करेंसी है ये भी प्रचलन में रहेगी, यानी कि अभी भी ये इसका लीगल टेंडर खत्म नहीं किया गया है। जो जिम्बाब्वे डॉलर है ये जो है इसी की जगह पर लाया गया है, लेकिन अभी ये चलता रहेगा। और इस करेंसी के साथ भी इशू हो गया था कि ये काफ़ी डेप्रिशिएट हो गई थी, इसके मूल्य में ह्रास आ गया था, और इसकी क्रय क्षमता अब लगभग कम होती प्रतीत हो रही थी, शून्य के तरफ जा रही थी। इसलिए इसकी जगह पर एक नई करेंसी के रूप में जो है इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। अप्रैल में जो शुरुआत किया गया था जिग करेंसी का, वो दरअसल इलेक्ट्रॉनिक रूप में हालांकि इसको पेश किया गया था, लेकिन हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ जो जिम्बाब्वे है उसने ये भी कहा कि अब इसको बैंक नोट और करेंसी नोट यानी बैंक नोट और सिक्कों के रूप में भी इसका प्रचलन जो है वह जारी रहेगा। और एक बहुत खास बात करें तो सन 2009 के बाद से जिग जिम्बाब्वे की कौन सी मुद्रा है, 6वीं मुद्रा है। यानी 2009 के बाद से अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 6 करेंसीज को जो है इंट्रोड्यूस कर चुका है जिम्बाब्वे अर्थव्यवस्था। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बुरी स्थिति में है, और बुरी स्थिति में वो जाते जा रहे हैं। किसी भी देश में वहाँ की करेंसी के ऊपर से अगर वहाँ की जनता का विश्वास खत्म हो जाता है तो वास्तव में वह अर्थव्यवस्था, वह संरचना पूरी तरीके से कोलैप्स करने की जो है राह पर चली जाती है। क्लियर बात? तो आई थिंक सो ये आपको सवाल क्लियर होगा। जिग करेंसी को याद रखिएगा, नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, तो आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से करेंट अफेयर के माध्यम से या वो किसी इकोनॉमिक स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दे सकते हैं नई करेंसी के रूप में आपसे सवाल पूछने के लिए। अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक सो ये होगा, एंड क्वेश्चन आपका होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी हाल ही में 6 अक्टूबर 2016, ये डेट हालांकि पुराना है लेकिन प्रश्न आज भी इससे नए तरीके से पूछे जाते रहे हैं। जारी दिशा निर्देशों के तहत भारत में 6 पेमेंट बैंकों को अपने परिचालन प्रारंभ कर दिए, यानी 6 पेमेंट बैंकों को परिचालन के लिए लाइसेंस मिला था।
पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन जो है आपसे पूछा जा रहा है सत्य नहीं है। इस बात को ध्यान देना है, आपको ये बताना है कि पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है। क्लियर बात। तो ऑप्शन आपका ए है, न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए। तो आपको बताना है ये सत्य है या नहीं है। निजी बैंकों की भांति विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है परमिटेड है। केवल बचत खाते एवं चालू खातों में प्रति ग्राहक अधिकतम 1 लाख रुपए ही जमा स्वीकार किया जा सकता है। और चौथा है, ऋण नहीं दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं बिना आंसर सुने कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक काफ़ी अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे हैं, क्योंकि जब से पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की जो कार्यवाही चल रही है उसकी वजह से पेमेंट बैंक का जो ग्रुप है वो वास्तव में संघर्ष की तरफ है। यानी लगभग अगर हम बात करें लगभग 6 जो पेमेंट बैंक हैं उसमें से 3 या 4 ही ऐसे बैंक हैं जो वर्तमान में अपने ऑपरेशन को सही ढंग से कर रहे हैं और वो परमिटेड हैं। बाकी जो है जो अन्य पेमेंट बैंक है जैसे पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया ऐसे पेमेंट बैंक पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जांचें अभी कर रहा है। और इन बैंकों के साथ समस्या ये रही कि इन्होंने जो है 1 लाख से अधिक के जमाओं को स्वीकार किया जो आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ था। और इसके अलावा इन लोगों ने अपने ग्राहकों के अकाउंट्स ओपन किए और ये अकाउंट्स विदाउट केवाईसी थे। यानी केवाईसी जो गाइडलाइंस होती है, नो यू कस्टमर जो गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस का कंप्लीटली जो है अवॉइडेंस किया गया है इन बैंकों के द्वारा। तो जब तक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप नहीं किया जाता तब तक ये नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसा आरबीआई और ये पेमेंट बैंक के बीच में अभी वर्तमान में इशू चल रहा है। तो पेमेंट बैंक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। तो बात करें सबसे पहला स्टेटमेंट, न्यूनतम पूंजी 100 करोड़, और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये जो पहला स्टेटमेंट है एकदम ट्रू है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन सत्य है, बिकॉज पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़ का मिनिमम आपके पास कैपिटल होना चाहिए, पेड अप कैपिटल। ऑप्शन बी है, निजी बैंकों की भांति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमन्य है। यानी कि जो प्राइवेट बैंक हैं इन प्राइवेट बैंक में जो एफटीआई की जो लिमिट होती है दैट वो 74% होती है। तो जैसे प्राइवेट बैंक में 74% तक एफडीआई हो सकता है, वैसे ही जो आपके पेमेंट बैंक हैं इन पेमेंट बैंकों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आकर्षण 74% तक हो सकता है। और ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ट्रू है, सही है। तीसरा ऑप्शन है, केवल बचत खाता यानी जो सेविंग अकाउंट्स हैं इन द करेंट अकाउंट में पर कस्टमर जो है मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। एंड ये भी आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी ही आई थिंक होगा। और ऑप्शन डी क्या है, ये जो है ऋण नहीं दे सकते हैं, ये वास्तव में सही बात है। पेमेंट बैंक ऋण देने का काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ जमा स्वीकार करते हैं। बट यहाँ पर एक इशू है यहाँ पर, एंड ये आपका है क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड ऋण का ही एक पार्ट होता है। तो ऐसा कैसे होगा कि ऋण नहीं दे सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड तो एक प्रकार का क्रेडिट ही होता है, यानी कि ऋण ही होता है। तो ये दरअसल अगर सही स्टेटमेंट अगर हमें देना होता तो हम ऐसा देते कि ऋण नहीं दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी कर सकते, तो ये ट्रू हो जाता। बट ये कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है, यानी कि ये जो है सत्य नहीं है। और हमको असत्य ही ढूंढना था। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सो, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। आंसर चेक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोगों ने सही फाइंड आउट किया था, दैट वाज ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बैंक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। और पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए अपनाया कौन सा जा सकता है। वित्तीय समावेशन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम इस सवाल के जवाब को बहुत आसानी से दे सकते हैं। वित्तीय समावेशन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वित्तीय समावेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से देश का जो सबसे निचला तबका है उन जो है निचले वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं को अफोर्डेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड करना है। अफोर्डेबल कॉस्ट पर यानी कि कह सकते हैं वहनीय लागत पर उन तक बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं को पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसे वित्तीय समावेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर बात। तो अब देखते हैं कि किनके माध्यम से वास्तव में ऐसा काम किया गया होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो भारत में 2 चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1969 और 1980। और इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य बताया जाता है वो कई बार पहला उद्देश्य ही रहता है वित्तीय समावेशन।
दूसरा स्टेटमेंट बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण। जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्माण की कहानी बताई जाती है तो यहाँ पर भी उद्देश्य होता है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो समावेशन अभी तक नहीं हो पाया फाइनेंस के सेक्टर में, उन क्षेत्र में जो है समावेशन करना, यानी कि उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर जो है आम जनों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, ताकि वह देश की मुख्य धारा में, आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएँ। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना, यानी कि जो बैंक शाखाएं हैं उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो है एरिया गोद लिया। कहने का मतलब उस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी को लिया कि उन सभी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बैंक से कैसे जोड़े जाएंगे, उन तक बैंक की सेवाओं को किस तरीके से उन तक अप्रोच किया जाएगा, सेवाओं के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए यह कहानी भी जो है एक्चुअल में वित्तीय समावेशन के एकदम करीब लगती है और समीप लगती है। तो अगर हम देखें तो तीनों ही सही हैं। उपर्युक्त में से किन उपायों को भारत में वित्तीय समावेशन के लिए अपनाया जा सकता है, तो बहुत ही कह सकते हैं कि इन ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई विशेष जानकारी या नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाएंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वित्तीय समावेशन है क्या। तो 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, केवल 3 सही है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर बनेगा। तो हम लोग आंसर को चेक करते हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है ये, मुझे लगता है आप लोग इसे पढ़ते ही आंसर कर देंगे। प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है। 2 कथन ही दिया हुआ केवल, बहुत आसान सा है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एग्जैक्टली गलत आंसर है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये दरअसल कौन से मॉडल पर आधारित योजना थी, ये हैरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी। कौन सी योजना पर आधारित थी, ये हैरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी। तो जो पहला स्टेटमेंट है पूरी तरीके से गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है ये इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, और ये स्टेटमेंट जो है वास्तव में सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर दूसरा करेक्ट है तो केवल 1, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा सही आंसर बन जाएगा। आई थिंक सो कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा सवाल था ये, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप्स कर्व। पूछा जा रहा है फिलिप्स कर्व से संबंधित कौन से कथन, इस निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। इस बात पर जरूर ध्यान दिया कीजिए। सही पूछा जा रहा है, गलत तभी स्टेटमेंट को पढ़ने का कोई मतलब निकलता है, तभी स्टेटमेंट को पढ़ने का कोई अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले बात करें, यह वक्र बेरोजगारी की दर तथा स्फीति की दर में धनात्मक संबंध को बताता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दरअसल यह बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के मध्य में ऋणात्मक संबंध बताता है। दरअसल अगर हम फिलिप्स कर्व की बात करते हैं तो ये जो है, जो आपका फिलिप्स कर्व होगा ये आपका जो फिलिप्स कर्व होगा ये बताएगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन को बताएगा। इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए आई है तो अनएम्प्लॉयमेंट यू है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है I1 तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, U1 होगा। और अगर इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, I2 हो रहा है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर U2 हो जाएगा। यानी इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और ये जो कर्व है फिलिप्स कर्व, ये दरअसल इसकी जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग कौन सा स्लोप कहते हैं, निगेटिव स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, निगेटिव स्लोप कहते हैं, निगेटिव ऋणात्मक ढाल कहते हैं इसे हम। तो ये ऋणात्मक ढाल जब भी ये कर्व बनता है तो हमेशा ही इन दोनों ही टर्म में कौन सा रिलेशन बताएगा, इनवर्स रिलेशन, धनात्मक नहीं व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिलिप्स कर्व सकारात्मक ढाल वाला होता है, गलत हो गया, बिकॉज ये तो नेगेटिव स्लोप बताता है। ये सकारात्मक ढाल कैसे होगा, जब कुछ ऐसा ग्राफ होगा जहाँ पर रिलेशन पॉजिटिव दिख रहा हो। पॉजिटिव मतलब जब एक जो है कह सकते हैं किसी एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर में भी जो है वृद्धि हो रही हो, यानी पहला बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है, घट रहा है तो ये घट रहा है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप कहा जाएगा। लेकिन वहाँ पर इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। क्लियर बात।
तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यह वक्र दीर्घकाल में बेरोजगारी की दर तथा स्फीति के बीच संबंध बताता है। ये वास्तव में ये वक्र बेरोजगारी और स्फीति की दर के बीच में संबंध हो तो बता रहा है, एग्जैक्टली क्लियर है, लेकिन ये दीर्घकाल में नहीं बता रहा है। ये हमेशा कब बताता है? ये अल्पकाल में बताता है। क्लियर बात? क्योंकि दीर्घकाल में स्थिति बदल जाती है। दीर्घकाल की स्थिति ये होती है कि दीर्घकाल में क्या होगा कि दीर्घकाल में एक समय के बाद ऐसा होगा कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा बट अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर बात? और जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो और महंगाई, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो और बेरोजगारी की दर में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब ये मान लेंगे हम कि जीडीपी भी जो है अब अपरिवर्तित हो चुका है, यानी अब महंगाई के बढ़ने से ग्रोथ रुक चुका है। महंगाई तब तक अच्छा हो सकता है जब तक वह एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला होगा, जब तक वह आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घट रहा है और आर्थिक समृद्धि रुक गई है और उसके बावजूद भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो वह इन्फ्लेशन की वह स्थिति होती है जहां पर उसे रोकने की आवश्यकता होती है, जहां पर उस महंगाई को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। सो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट दरअसल गलत हो गए। तो हम पूछेंगे कौन सा कथन सही है, तो हम कहेंगे कि सर उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी जो कथन है वो सही नहीं है। तीनों कथन क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सो ये पूरी अवधारणा आपको क्लियर हुई होगी। सही उत्तर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात? आई थिंक सो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा गया था और ये हर वीडियो के साथ ऐसा होता है कि हम आपसे लास्ट में एक सवाल पूछते हैं और इसका जवाब आप प्रयास ज़रूर किया कीजिए कि आप उसके जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे वो गलत जवाब हो चाहे वो सही जवाब हो, आप आंसर ज़रूर करने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? सो बात करें किसी अर्थव्यवस्था में मांग जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो तो जरूरी नहीं है कि मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का मतलब कई बार ऐसा नहीं होता है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही हो। क्लियर है बात? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो, अगर मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो तो मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो मांग कैसे बढ़ेगी? तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर से, अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी जब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही हो। जनसंख्या में वृद्धि होने से भी मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या के पास जो है क्रय क्षमता भी होना चाहिए, तभी मांग बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि होने से ही केवल मांग नहीं बढ़ती है। हो सकता है जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही हो लेकिन लोगों की क्रय क्षमता ना हो, लोग खरीद ही नहीं सकते हैं, तो मांग कहाँ से बढ़ेगी? ये भी स्टेटमेंट क्लियर अनक्लियर है। सो चौथा स्टेटमेंट देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है और नेशनल इनकम तेज गति से बढ़ रही है, तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी। क्योंकि हम लोग निकालते हैं ना पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? या तो नेशनल इनकम बढ़े या तो पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो याद रखिएगा मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। जब हमारी आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति औसत आय जब बढ़ेगी तो वास्तव में जो है जो मांग का स्तर होगा वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल की तरफ, और जो आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है, और ये सवाल बेरोजगारी से संबंधित है। बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है। दूसरा है, बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। देयता का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि लाइबिलिटीज होते हैं। क्या होते हैं? लाइबिलिटीज होते हैं। आपको सही कथन दिया हुआ है, 4 कूट दिए हुए हैं और इन 4 कूट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू स्टेटमेंट होगा रिगार्डिंग द क्वेश्चन। ओके, सो आज के सेक्शन में फिलहाल इतना ही। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के रिस्पांस के आधार पर ही इस वीडियो को जो है चलाया जा रहा है। आप लोग के रिस्पांस अच्छे होंगे और तो ये हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे आने वाले समय में लगातार आपके एग्ज़ाम के पहले तक। और प्रयास ये रहेगा कि कुछ अच्छे नंबर ऑफ द क्वेश्चन के साथ हम लोग का डिस्कशन हो जाए, ताकि हम लोग को इकोनॉमी से जो है जो डर वाली समस्या है या इकोनॉमी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो समस्याएं बनी रहती हैं, उन समस्याओं को जो है वह सॉल्व किया जा सके। आंसर जो है जो वीडियो में लास्ट में पूछा जा रहा है उसका जवाब भी देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा किसी प्रश्न में आपको डाउट है, किसी टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हम उस डाउट को भी जो है आपके साथ जो है वो डिस्कशन कर लें।
क्लियर बात। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।